स्प्रिंगलर इरिगेशन। ठीक है, तो हम लोग टाइप ऑफ इरिगेशन में देखा था, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इरिगेशन। पहले सरफेस इरिगेशन, उसके बाद सब सरफेस इरिगेशन, उसके बाद स्प्रिंगलर इरिगेशन और ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन। ठीक है, तो हम लोग सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्प्रिंगलर इरिगेशन में। तो स्प्रिंगलर इरिगेशन इज नथिंग बट ए सरफेस इरिगेशन बट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसी टाइप का होता है स्प्रिंगलर इरिगेशन, स्प्रे के थ्रू, जैसे कि नेचुरल रेनफॉल होता है उसी टाइप का हम स्प्रिंगलर इरिगेशन में वाटर को ऐसे अप्लाई करेंगे एग्रीकल्चरल लैंड में। जैसे कि रेन ड्रॉप होता है, रेन ड्रॉप की तरह हम वाटर को अप्लाई करेंगे इन फील्ड में। ठीक है, तो ये बहुत ही उपकारी है, नेचुरल है। जो भी नेचुरल होगा, नेचुरल चीज़ जनरली अच्छी होता है आर्टिफिशियल से। तो हम क्या करेंगे, वाटर को इन बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी नेटवर्क, पाइप ऑफ नेटवर्क। ठीक है, जैसे कि हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में, वाटर जब वाटर सप्लाई में सिटी में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो बहुत सारे पाइप ऑफ नेटवर्क ऑफ पाइप लगाते हैं। तो इसमें भी हम बहुत सारे नेटवर्क ऑफ पाइप के जरिए हम वाटर को लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड में भेजेंगे इन फॉर्म ऑफ छोटा छोटा रेन ड्रॉप, एज ए रेन ड्रॉप भेजेंगे, वन टाइप ऑफ फाउंटेन टाइप में देखा होगा। तो इसे आर्टिफिशियल रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, बहुत ही बेनिफिशियल है, जो कि क्योंकि जो नेचुरल रेनफॉल है, नेचुरल रेनफॉल में फसल सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो हम अगर वाटर को एज ए रेनफॉल की तरह हम वाटर अप्लाई कर देंगे तो फसल क्रॉप यील्ड बहुत ज़्यादा होता है विथ कंपेयर टू अदर इरीगेशन। ठीक है, अदर्स जैसे सर्फेस इरीगेशन, फ्लड इरीगेशन, चेक इरीगेशन है, उसके अलावा उसके कंपैरिजन टू दैट इरीगेशन, ये स्प्रिंकलर इरीगेशन में क्रॉप यील्ड ज़्यादा होता है थोड़ा। सर हेलो सर। हाँ बोलो सर गुड इवनिंग सर, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है आज। अच्छा ठीक है। यस सर, ईयरफोन बदल लो आप अपना। हाँ बोलो। ईयरफोन सर बदल लो, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। आवाज कम आ रही है? यस सर। ठीक है, अभी अभी आवाज आ रहा है ना? आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सर ठीक है, कोई ओके दिक्कत तो सर। नहीं है आवाज में? नहीं सर, नो सर, डन सर। नो सर ठीक है। ओके थैंक यू। ओके, तो ये हो गया स्प्रिंकलर इरिगेशन का टाइप। ठीक है, इसी टाइप का फिगर में जो देखा हुआ है इसी टाइप में होता है। ठीक है, तो अब हम स्प्रिंकलर इरिगेशन के बहुत सारे कंपोनेंट और एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये बहुत सारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये स्प्रिंकलर इरिगेशन ओवरहेड इरिगेशन होता है। ओवरहेड इरिगेशन ऊपर से हम क्रॉप का ऊपर से हम पानी को जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके ऊपर से हम पानी को क्रॉप के ऊपर अप्लाई करेंगे, प्लांट के ऊपर से। ठीक है, इसीलिए इसे ओवरहेड इरिगेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो वाटर को पहले हम एग्रीकल्चरल लैंड में वाटर को मेन जो वाटर सोर्स है, वाटर सोर्स को हम बाय पाम्प के जरिए और बाय हाई वाटर टेबल, हाई वाटर ओवरहेड टैंक के जरिए और पाम्प के जरिए हम वाटर को एग्रीकल्चरल लैंड में भेजेंगे विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑफ पाइप। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल लैंड में बहुत सारे पाइप नेटवर्क हम बिठा देंगे। ठीक है, उसके बाद उस पाइप में बहुत सारी वर्टिकल पाइप कंस्ट्रक्ट होंगे, जिसे राइजर कहते हैं। ठीक है, हम एक लेआउट दिखा देते हैं पहले। इसी टाइप का होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन, लेआउट ऑफ स्प्रिंकलर। पहले एक वाटर सोर्स है, वाटर सोर्स के हम पाम्प के जरिए भी कर सकते हैं और ओवरहेड टैंक, वाटर टैंक के जरिए भी हम वाटर को प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। तो वाटर, मान लो एक कुआ है तो उसके जरिए, पाम्प के जरिए हम प्रेशर जनरेट करेंगे, तो पाम्प के जरिए वाटर को हम पाइप के थ्रू वाटर को एग्रीकल्चरल लैंड में भेजेंगे। और ये एग्रीकल्चरल लैंड में हम नेटवर्क को पाइप, बहुत सारे पाइप वहाँ पर लेआउट कर देंगे ऐसे लैंड के अंदर। ठीक है, और बीच बीच में कुछ स्पेसिंग में ये बहुत सारे वर्टिकल पाइप हम वहाँ पर लगा देंगे, जिसे राइजर कहते हैं, राइजर पाइप कहते हैं। ठीक है, तो हम ये मेन पाइप, ब्रांच पाइप, लेटरल पाइप, राइजर पाइप, और राइजर के ऊपर ये स्प्रे और नोजल, यहाँ पर नोजल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसे स्प्रिंकलर कहते हैं। ठीक है,
या राइजर के ऊपर से। तो ऊपर से पानी जब यहाँ पर हाई वाटर प्रेशर से पाइप के थ्रू जाएगा, तब ये पाइप के थ्रू हाई वाटर प्रेशर आएगा। हाई वाटर प्रेशर में ये जो नोजल है, नोजल के थ्रू पानी स्पीड में आकर यहाँ पर पानी एयर में डिस्चार्ज हो जाएगा। तो छोटा छोटा फॉर्म में, छोटा छोटा रेन ड्रॉप, एज ए रेन ड्रॉप, छोटा छोटा रेन ड्रॉप के फॉर्म में एयर में डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये नोजल से पानी डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद पानी क्या करेगा, पानी ये क्रॉप के ऊपर आकर गिरेगा। ठीक है, क्रॉप के ऊपर आकर गिरेगा। ठीक है, जैसे टाइप का रेन होता है ठीक उसी टाइप का यहाँ पर पानी आकर इरिगेशन में होता है। तो ये है पूरा लेआउट ऑफ द स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, ये एक टाइप का लेआउट सिस्टम है। और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये बहुत मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम है। तो इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च अभी चल ही रहा है। तो इसको कैसे कॉस्ट कम करना है, कैसे और बहुत सारी मोस्ट इफिशियंट बनाना है, तो इसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे टाइप का होते हैं। तो ये मोस्ट प्रिमिटिव और मोस्ट कन्वेंशनल टाइप होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन में, ये जो लेआउट देखा है आपने। ठीक है, तो ये पहले बात है, ये लेआउट समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। आ गया यस सर, आ गया। ओके, आ गया, बढ़िया से। यस सर, ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसका बहुत सारे टाइप, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में हम देखेंगे। तो जैसे मैंने बताया था, जो स्प्रिंकलर है, नोजल के थ्रू पानी जाता है। तो पानी क्या करता है, द नोजल वाटर इज स्प्रेड इनटू द एयर एंड इरिगेट एंटायर सॉइल सरफेस थ्रू स्प्रे हेड एंड इट ब्रेक इनटू स्मॉल वाटर ड्रॉप। ठीक है, तो नोजल क्या करते हैं, नोजल पूरा जो वाटर है, वाटर को छोटा छोटा ड्रॉप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे आपको पार्क वगैरह में देखा होगा, फाउंटेन टाइप का होता है, उसी टाइप का होता है ये। and the water is supplied through the pipe is under pressure। तो वाटर प्रेशर हम पंप से भी जनरेट कर सकते हैं और ओवरहेड टैंक से भी हम वाटर प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो स्प्रिंकलर देखा है मैंने ऊपर को राइजर के एंड में जो स्प्रिंकलर है, वो रोटेटिंग स्प्रिंकलर होता है। ठीक है, वो रोटेट करेगा, जब पानी प्रेशर आएगा वो रोटेट करेगा और पानी को एयर में डिस्चार्ज करेगा, छोटा छोटा एज ए रेन ड्रॉप फॉर्म में। ठीक है, तो ये रोटेटिंग टाइप का होता है, फिक्स टाइप का भी होता है। तो रोटेटिंग टाइप बहुत अच्छा है, ये रोटेट करता रहेगा और ये उसका सराउंडिंग जो भी सर्कुलर एरिया होगा, ठीक है, सर्कुलर टाइप एरिया एक स्प्रिंकलर के, तो वो सराउंडिंग पूरा एरिया को इरिगेट कर देता है। तो ये रोटेटिंग टाइप बहुत अच्छा है और बहुत ही कॉमनली यूज होता है। ठीक है, जो स्प्रिंकलर है, नोजल है, वो रोटेट करता रहता है। ड्यूरिंग रोटेशन वो पानी को एयर में डिस्चार्ज करेगा और पानी आकर छोटा सा एज ए रेनड्रॉप के आकार में पानी आकर क्रॉप के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, और पूरा का पूरा क्रॉप को इरिगेट कर देगा। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऐसे तो हम जैसे कि तुम लोगों को पता है, किसी भी चीज का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। विदाउट ऑब्जेक्टिव कोई काम होता नहीं है। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो इसको हम अप्लाई करने के लिए, इसको बनाने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है, इरिगेशन स्प्रिंकलर इरिगेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो पहले है टू डेवलप स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट सेविंग इन कंजम्पशन इन वाटर। ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन में कम वाटर कंजम्पशन होता है विद कंपेयर टू अदर जो इरिगेशन मेथड, जैसे कि फ्लडिंग है, फ्री फ्लडिंग, सेक फ्लडिंग, उसमें बहुत सारी वाटर होता है, वाटर का जरूरत होता है। लेकिन स्प्रिंकलर इरिगेशन का कम पानी से भी, कम वाटर से भी हम पूरा का पूरा एरिया को हम इरिगेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो एग्जांपल मान लो, अगर कोई बॉर्डर फ्लडिंग हो रहा है, बॉर्डर फ्लडिंग इरिगेशन में मान लो 1 एकड़ में 100 मिलियन लीटर का वाटर जरूरत है। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू इन स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड, वी कैन इरिगेट द होल एरिया बाय सपोज मान लो 30 मिलियन लीटर। ठीक है, तो 70 मिलियन लीटर वाटर हम सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वाटर को सेविंग करना, क्योंकि बहुत ही आप सबको पता ही है क्योंकि वाटर क्राइसिस बहुत चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी कोई एक्सपर्ट का ऐसे भी ओपिनियन है कि आगे वाले टाइम में लोग अपने आप के बीच वाटर के बारे में लड़ेगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तो कोई एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि
थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है वाटर के लिए। तो वाटर बहुत ही जरूरत है और बहुत ही कीमती चीज़ है, तो वाटर को यूज़ करना बहुत ही ध्यान से करना होगा। तो हम वाटर को जैसे सेविंग करना है, तो इसीलिए स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड डेवलप किया गया, जैसे कि हम इरिगेशन में कम वाटर से पूरा का पूरा एरिया को इरिगेट कर सकते हैं। उसके बाद है वाटर हायर वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी हायर है, ठीक है। तो ये कि जितना भी हम वाटर इरिगेशन में वाटर को भेजेंगे, पूरा का पूरा एरिया क्रॉप रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पूरा का पूरा एरिया को हम कवर कर सकते हैं। इससे इफिशियंसी ज़्यादा होता है, जैसे हम वाटर कम बहुत ही इफिशियंट मेथड है, कम वाटर से पूरा का पूरा एरिया को इरिगेट कर सकते हैं। वाटर वेस्टेज बहुत ही कम होता है इसमें, ठीक है। तो ये तीसरी टाइप का होता है टू यूज सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल। कोई एग्रीकल्चरल लैंड में कि हम होता है जो फर्टिलाइजर और केमिकल हम यूज करते हैं, उसको हम लिक्विड सोल्यूबल फर्टिलाइजर केमिकल को हम यूज कर सकते हैं थ्रू विथ पानी जिससे पानी हम इरिगेट कर रहा है, उस पानी के अंदर हम सोल्यूबल जो भी फर्टिलाइजर केमिकल उसको मिला देता है, ठीक है। उसको मिलावट कर देता है, मिलावट करके ऑटोमेटिकली वो क्रॉप फील्ड में चला जाएगा। उसके लिए अलग से कोई लेबर का रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं होता। तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। तो हम पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल लैंड को हम फर्टिलाइजर दे सकते हैं, केमिकल दे सकते हैं थ्रू वाटर, इसके लिए अलग से कोई लेबर रिक्वायरमेंट नहीं होता। टू प्रोवाइड सफिशिएंट फ्लो कैपेसिटी टू मीट द इरिगेशन डिमांड, टू रिड्यूस सॉइल इरोशन भी यहाँ पे कम होता है। जो फ्लड इरिगेशन में क्या होता है, जब पानी सरफेस के ऊपर से पानी निकलता है, तब तो पानी पूरा का पूरा जो सॉइल है, सॉइल को इधर का सॉइल उधर हो जाता है, उधर का सॉइल इधर, सॉइल इरोशन होता रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन में सॉइल इरोशन का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि पानी एज ए रेनड्रॉप पानी आकर सरफेस में गिरेगा तो कोई इरोशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको अप्लाइड रिसर्च यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इस मेथड में क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फ्लडिंग जो सरफेस इरिगेशन मेथड है, फ्लडिंग वगैरह है, उसमें क्या होता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता। लेकिन इसमें क्या है, हम वाटर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रेन जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेन होता है, उसी टाइप का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हम वाटर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? कोई डाउट है किसी का इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है। सर ये मेथड किस टाइप के क्रॉप्स के लिए सूटेबल नहीं है? सुइटेबल नहीं है, हाँ। ये जनरली मैक्सिमम लगभग सारे मैक्सिमम क्रॉप के लिए सही, लेकिन जिसमें जैसे कि कोई मान लो कोकोनट का चाष कर रहा है, ठीक, कोकोनट के लिए यह है बहुत हाई लंबा पेड़ होता है, ठीक है। तो उस लंबा पेड़ को तुम बहुत सारे जो लंबा पेड़ है, तो उसको ऊपर से आप पानी नहीं गिरा सकते ना। तो जो लंबा क्या दिक्कत है सर, उसका जड़ में तो पानी चला ही जाएगा ना सर। हाँ हाँ, उसके जड़ में तो पानी जाएगा ना सर। नहीं ये मेथड का ये तो है, जड़ में नहीं पानी डालना, पानी ऊपर से डालना है, क्रॉप के ऊपर से, उसे स्प्रिंकलर कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो जड़ में तो पानी तो डायरेक्टली फिर इनडायरेक्टली तो सॉइल के थ्रू होते हुए जड़ में ही जाएगा सर, रूट में ही जाएगा ना। वहां पे हायर अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। नहीं वो नहीं, ये स्प्रिंकलर इरिगेशन में ये प्रॉपर्टी है, ये दो अलग बात है। एक है स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। डायरेक्ट जड़ में जो भी जड़ वगैरह है, डायरेक्ट जड़ में जो पानी दूंगा ना, उसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन हैंडीक्रॉप टाइप ठीक है सर। ठीक है। हाँ, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन से तो वो सिर्फ बारिश के थ्रू मतलब जरूर जा रहा है, आर्टिफिशियल रेन है, लेकिन वो जो है पानी जो है वो तो फिर सॉइल के थ्रू जाएगा, अंडरग्राउंड जाएगा, वो सॉइल ना सर। वो तो सब सॉइल में जाके वो प्लांट जो अपने रूट से ही वाटर जब भी लेगा तो वो रूट से ही लेता है प्लांट। हाँ, प्लांट तो आपको रूट से लेगा, क्या दिक्कत है इसमें? सर लेकिन हेलो सर। हाँ बोलो सर, इसमें जो क्रॉप होगी उसके हिसाब से लेटरल पाइप को चेंज भी तो कर सकते होंगे। हाँ, चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है, ये अनसूटेबल बहुत लंबा पेड़ होता है। जैसे नारियल का पेड़ है, कोकोनट का पेड़ है, बहुत ऊंचाई होता है ना, बहुत ऊंचा होता है, तो उसी ऊंचाई से ऊपर से पानी कैसे गिरोगे, ठीक है। तो ये कहना है स्प्रिंकलर इरिगेशन का ऊपर से पानी गिरने का और एक एडवांटेज है, क्योंकि तुम डायरेक्टली जड़ से पानी फ्लडिंग के थ्रू पानी दोगा, एकदम मिट्टी सरफेस में पानी देना है एक बात है, और ऊपर से पानी गिरना और एक बात है। दोनों टाइप में क्या होता है, क्रॉप का यील्ड डिपेंड्स होता है। एक ही फसल में तुम एक खेतों में तुम
फ्लडिंग इरिगेशन दे रहे हो और एक खेतों में तुम स्प्रिंकलर इरिगेशन दे रहे हो, लेकिन ये दोनों का जो फसल है, फसल का जो यील्ड है वो यील्ड डिफर करेगा। स्प्रिंकलर इरिगेशन ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो क्रॉप्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है स्प्रिंकलर, क्योंकि ऊपर से पानी आ रहा है। जब ऐसे नेचुरल ड्रेन आएगा तो वो बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इसीलिए इसको स्प्रिंकलर इरिगेशन क्लासिफिकेशन अलग से रखा है हुआ है। समझ में आया कुछ? आ गया सर, आ गया। हाँ बोलो। ये डिफरेंस समझना बहुत ही जरूरी है। मैं एक ही बात करना चाह रहा हूँ, स्प्रिंकलर इरिगेशन और सरफेस इरिगेशन में तो बहुत अगर हमारा एम है डायरेक्टली वाटर रूट जोन में वाटर अप्लाई करना, तो हम फ्लडिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्प्रिंकलर इरिगेशन इसलिए डेवलप किया गया है क्योंकि अगर स्प्रिंकलर एज ए फॉर्म अगर आर्टिफिशियल रेन के थ्रू ऊपर से क्रॉप का ऊपर से हम पानी फसल में पानी देंगे तो उसका क्रॉप यील्ड मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत सारी जो भी मच्छर वगैरह है और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी फसल के लिए वो एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से वो अच्छा है, ऊपर से पानी गिरना वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, एज एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट। तो अगर हम डायरेक्टली जॉर्ड में पानी देंगे तो उसे डीप इरिगेशन कहते हैं, वो अलग क्लासिफिकेशन है। ये दो अलग अलग मेथड है, दो अलग अलग मेथड, इसलिए क्रॉप का बेनिफिट ध्यान में रखते हुए दो अलग अलग मेथड को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर सबको? जी सर। यस सर। ओके, अब देखते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन कंडीशन फेवरिंग टू द एडॉप्शन ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है। कौन सी स्प्रिंकलर इरिगेशन कब हम एडॉप्ट करेंगे, कौन सी सिचुएशन में हम स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रेफर करेंगे। ये एज ए तुम इरिगेशन इंजीनियर, तुम एज ए कंसल्टेंट, तो किशन तुम्हारे पास आएगा ये प्रपोजल लेकर, जे सर बताइए कौन सी इरिगेशन मेथड हमारे जमीन के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो अब तुम किस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उसको ये बताओगे कौन सी इरिगेशन मेथड अच्छा है, ठीक है, कौन सी एप्लीकेबल है उसको जमीन के लिए। तो पहले है व्हेन द लैंड टोपोग्राफी इज इरेगुलर एंड अनसुटेबल फॉर सरफेस इरिगेशन, ठीक है। कोई अगर किसी लैंड में जिसमें सरफेस इरिगेशन नहीं कर सकते, इरेगुलर टोपोग्राफी, ऊंचाई नीचाई, बहुत ही स्टीप स्लोप, ठीक है, ग्रेटर स्लोप है, सॉइल इज इरोडेबल है, बहुत अगर सरफेस इरिगेशन करोगे तो सॉइल इरोशन होकर कहाँ ये इधर का सॉइल उधर चला जाएगा। तो इस सिचुएशन जब आएगा तो अब हम स्प्रिंकलर इरिगेशन में अप्लाई करेंगे, क्योंकि स्प्रिंकलर इरिगेशन में ये इरोशन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, ठीक है। ग्रेडियंट इसमें ग्रेडियंट ऑफ जो लैंड का ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट इसमें कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते, ठीक है। पानी ऊपर से एज ए रेनड्रॉप आकर गिरेगा तो वाटर डायरेक्टली एग्रीकल्चरल जो भी क्रॉप्स है, क्रॉप्स के जॉब में आकर डायरेक्टली गिरेगा, ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा, वो अपने आप ले लेगा, ठीक है। तो ये इसी सिचुएशन के लिए यह बहुत ही सूटेबल है। दूसरी बात है, अगर किसी लैंड में सॉइल अगर ज़्यादा फार्मेबल है, सैंडी टाइप का सॉइल है, ठीक है, वो वाटर रिटेन नहीं कर सकता, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज वेरी लो, देन यू कैन अडॉप्ट स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। ठीक है, तो उसके बाद आएगा व्हेन द वाटर टेबल इज हाई, ठीक है, जहाँ पर जिस एरिया पे वाटर टेबल का प्रॉब्लम है, वाटर टेबल हाई में है, तो उसमें अगर सरफेस इरिगेशन करोगी तो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जिस जमीन वगैरह पे वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है तो उस जमीन में हम स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यह उसके बाद आएगा व्हेन द एरिया इज दैट द सीजनल वाटर रिक्वायरमेंट इज लो नियर द कोस्ट, तो ठीक है, व्हेन द क्रॉप्स टू बी ग्रोन आर मच एज टू रिक्वायर ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ठीक है। ये बहुत सारे पॉइंट है, ये जो अगर किसी भी क्रॉप में कंट्रोल ह्यूमिडिटी चाहिए, ठीक है, तो उसके जगह पे हम स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉप्स हैविंग शैलो रूट, के जहाँ पे जो क्रॉप्स प्लांट का जो रूट्स है वो अगर बहुत ही ऊपर आएगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा, शैलो रहेगा, तो उसमें हम स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये जो सुटेबल है, ये जनरली ऑल क्रॉप्स आर सुटेबल एक्सेप्ट क्रॉप्स लाइक फेडी जूट, जिसमें हाई वाटर रिक्वायरमेंट है, उसके लिए ये सुटेबल नहीं है। ठीक है, प्लांट और जूट में, पेडी और जूट में, धान चाष में, धान और जूट के क्या होता है, बहुत सारी क्वांटिटी ऑफ वाटर ज़्यादा चाहिए। ठीक है, उसके लिए ये स्प्रिंकलर इरिगेशन सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो इट कैन एडवांटेज यूज फॉर मेनी क्रॉप्स बिकॉज इट फुलफिल द नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये सारा ये जो पॉइंट है, इसके इस कंडीशन अगर एराइज करेंगे तो हम स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड एडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, सर लो परमिएबिलिटी सॉइल के लिए भी यूज में नहीं आएगा ना ये? लो इसमें लो परमिएबिलिटी है। हाँ, लो परमिएबल सॉइल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाई परमिएबल के लिए ये बहुत ही सही है। लो परमिएबल के लिए तुम सरफेस इरिगेशन भी एडॉप्ट कर सकते हो, ये भी एडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन हाईली परमिएबल जो सॉइल है उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। ठीक है, और एक बात है, अगर किसी जगह पे सॉइल हाईली इम्परविएबल, ठीक है, तो हाईली इम्परविएबल सॉइल की भी हो ये यूज कर सकते हैं। ओके। तो सर स्प्रिंकलर इरिगेशन सब सरफेस इरिगेशन में आता है? नहीं, ये सरफेस इरिगेशन में आता है। ठीक है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, क्योंकि पानी सरफेस इरिगेशन, सरफेस क्यों है, क्योंकि सरफेस है ना, हम ऊपर से पानी सरफेस के ऊपर पानी दे रहा है ना, पानी तो सरफेस के नीचे से नहीं दे रहा है। ठीक है, क्लियर। पानी को एज ए रेन ड्रॉप अगर सरफेस के ऊपर ही तो गिर रहा है ना। क्लियर ना, क्लियर नहीं? ओके सर। ओके, अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन में। ठीक है, ये इसका बहुत से एडवांटेज, जैसे कि इसका सीपेज लॉस, बहुत पार्कुलेशन लॉस कम होता है, तो ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज यूज्ड इन दिस मेथड। ठीक है, तो जितने अमाउंट ऑफ जरूरी है उतना हम यूज कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा पार्कुलेशन लॉस, सीपेज लॉस नहीं होता, इसमें लैंड लेवलिंग का कोई जरूरत नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नो कल्टीवेशन इज लॉस्ट फॉर मेकिंग डिशेस। ठीक है, तो इसमें क्या जमीन में सर्फेस में क्या होता है, बहुत सारी छोटा छोटा चैनल कंस्ट्रक्ट करना, फील्ड चैनल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, लेकिन इसमें चैनल का कोई जरूरत नहीं है, चैनल कंस्ट्रक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर चैनल नहीं कंस्ट्रक्ट करते तो वेस्टेज ऑफ लैंड वेस्टेज नहीं होगा। ठीक है, उसमें चैनल के लिए जो भी जमीन चाहिए उस चैनल का जगह पे हम क्रॉप्स कर सकते हैं, तो इसके वेस्टेज ऑफ लैंड इज बहुत ही कम है। ठीक है, तो the water is to be applied at a rate lesser than the infiltration capacity of the soil and thus avoiding surface runoff। ठीक है, इसमें क्या होता है, सरफेस इरिगेशन में क्या होता है, बहुत सारी वाटर को हम सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं और रन ऑफ होकर वाटर इधर से बहुत सारी वाटर वेस्टेज होता है। ठीक है, सरफेस रन ऑफ बाहर चला जाता है। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन में वो सरफेस रन ऑफ नहीं होता। ठीक है, सरफेस के ऊपर से पानी बहकर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्टिलाइजर, इसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर कैन बी यूनिफॉर्मली अप्लाइड। अगर क्रॉप्स का अगर फर्टिलाइजर देना है तो फर्टिलाइजर हम वाटर के साथ मिक्स करके हम पूरा का पूरा एरिया को यूनिफॉर्मली फर्टिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, दिस मेथड लीज डाउन सॉल्ट एंड प्रिवेंट वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर सरफेस के ऊपर कोई सॉल्ट और सैलिनिटी रहेगा तो उस सैलिनिटी को क्या करेगा, वो नीचे ग्राउंड वाटर टेबल में भेज देगा। ठीक है, तो सैलिनिटी जिस एरिया में सैलिनिटी का प्रॉब्लम है, तो सैलिनिटी क्या है मैं बाद में बताऊंगा, सैलिनिटी का प्रॉब्लम है, उस एरिया पे भी हम ये बहुत ही एडवांटेजेस है। ठीक है, ये लेबर रिक्वायरमेंट कम होता है और इसमें इफिशियंसी ऑफ क्रॉप इरिगेशन इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे एडवांटेज है। अब ये बहुत सारी लिमिटेशन भी है, क्योंकि हर एक मेथड का एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये स्प्रिंकलर इरिगेशन अगर किसी एरिया पे हाई विंड है, विंड बहुत हाई स्पीड विंड है, तो उस एरिया में हम नहीं दे सकते, क्योंकि हाई स्पीड विंड क्या कर स्प्रिंकलर को इधर से उधर चला जाएगा, यूनिफॉर्मली रेन ड्रॉप नहीं होगा। क्योंकि जब हाई स्पीड में हवा बहेगा तो क्या करेगा, जो भी स्प्रिंकलर है उस स्प्रिंकलर पैटर्न को नॉन यूनिफॉर्म कर देगा, इधर का पानी उधर चला जाएगा, उधर का पानी उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये
उस एरिया पे जिसमें हाई विंड का है, हाई विंड जिस एरिया में, उस एरिया में हम स्प्रिंकलर इरिगेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई विंड वेलोसिटी, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है उसमें भी हम ये स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर हाई वाटर रिक्वायरमेंट है। अगर वाटर गिरते ना गिरते इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से अगर पानी आकर क्रॉप लैंड में देना है तो जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर और एक बात, इनिशियल कॉस्ट इज बहुत हाई। ठीक है, ये क्योंकि ये बहुत सारे नेटवर्क और पाइप बिठाना है, तो इसमें टेक्निकल स्किल की जरूरत होता है। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट हाई होता है, तो ये डिसएडवांटेज है। इसके ये लार्जर इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत है, क्योंकि पंप के जरिए हम प्रेशर जनरेट करके उसके बाद हम स्प्रिंकलर में भेजेंगे। ठीक है, तो ये इसके कांस्टेंट वाटर सप्लाई सोर्स चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत सारी लिमिटेशन है जिसकी वजह से इसका, ठीक है, हर जगह पे हम यूज नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो एडवांटेज हो गया, लिमिटेशन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या रिक्वायरमेंट है? पहले बात है इसमें क्या है, द करेक्ट डिजाइन एंड इफिशिएंट ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हम स्प्रिंकलर को जो भी पाइप डिजाइन अच्छे से करना होगा। ठीक है, क्योंकि डिजाइन पाइप नेटवर्क जो एनालिसिस है, पाइप नेटवर्क एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है, जैसे कि हम पूरा का पूरा एरिया में पूरा यूनिफॉर्म रेट में वाटर मिल सके। ठीक है, नोजल जो भी स्प्रिंकलर है, नोजल वगैरह है, उसको अच्छा से डिजाइन करना है, इफिशिएंट ऑपरेशन भी इफिशिएंटली होना चाहिए। तो ये डिजाइन और ऑपरेशन का बहुत अच्छे से होना चाहिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद स्पेशल स्टेप्स टू बी टेकन फॉर प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ सिल्ट एंड डेब्रिस। ठीक है, तो जो भी पानी यूज करेंगे उस पानी में सिल्ट और डेब्रिस है, बहुत सारे जो भी इम्प्योरिटीज है। ठीक है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है, सस्पेंडेड सिल्ट वगैरह वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सिल्ट और क्ले ये सब कोर्स पार्टिकल रहेगा तो क्या करेगा, वो नोजल को ब्लॉक कर देगा। जब नोजल ब्लॉक हो जाएगा तो पानी नहीं आएगा। तो ये जब पानी यूज करेंगे तो उसमें सिल्ट और डेब्रिस ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, कंपैरेटिवली क्लियर वाटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये है सील। अगर पानी में अगर सील वगैरह ये रहेगा कि वो पाइप को भी कोरोशन कर देगा। ठीक है, और ये जो पाम्प वगैरह है, पाइप को भी बहुत डैमेज पहुंचाएगा। ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन नोजल सबको ये डैमेज पहुंचाएगा बहुत। ठीक है, तो ये तो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। The system is to be designed in such a way that the entire sprayed water seep into the soil and there is no runoff from the irrigation area. तो अगर हम जो वाटर भेजेंगे तो उसमें runoff के लिए नहीं होना चाहिए, सरफेस के ऊपर से पानी बहना नहीं चाहिए। जितना अमाउंट ऑफ वाटर जरूरी है सॉइल के लिए और क्रॉप के लिए उतने हम भेजेंगे, ज़्यादा नहीं भेजेंगे। तो ये ध्यान में रखना होगा। अगर हम पंप चला के छोड़ दिया, अगर देख रहा पानी सरफेस के ऊपर से दूसरी जगह पर चला जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो जब हम इसमें इरिगेशन करेंगे तब ध्यान रखना होगा कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर जरूरी है उतना रहेगा, उसके बाद वो बंद कर देंगे। एक चला के छोड़ दिया बस, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इन इरिगेशन नेटवर्क वी हैव मेन, सब मेन, बहुत सारी मेन पाइप है, सब मेन पाइप है, लैटरल पाइप है। तो ये पाइप अंडर प्रेशर काम करेंगे। ठीक है, पाइप के अंदर वाटर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो ये पाइप जगह अगर डिजाइन करेंगे तो वो इस वाटर प्रेशर को ध्यान में रखते हुए पाइप डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी पाइप हम यूज नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारी ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट है स्प्रिंकलर इरिगेशन की मेथड में। आप देखते हैं टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, ये बहुत सारी टाइप है, जैसे कि स्प्रिंकलर इरिगेशन में से एक रोटेटिंग हेड टाइप, जैसे मैंने बताया था पहले, उसका जो स्प्रिंकलर हेड है वो रोटेट करता रहेगा और पानी डिस्चार्ज करता रहेगा। तो ये रोटेटिंग टाइप होता है। एक होता है परफोरेटेड पाइप सिस्टम। ठीक है, और एक होता है बेस्ड ऑन पोर्टेबिलिटी एंड स्प्रिंकलर सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स, जैसे पोर्टेबल सिस्टम, सेमी पोर्टेबल सिस्टम, सेमी परमानेंट सिस्टम, सॉलिड सेट सिस्टम और परमानेंट सिस्टम। तो ये 7 टाइप का है। पहले 2 टाइप का होता है स्प्रिंकलर का स्प्रेइंग सिस्टम का ऊपर, स्प्रेइंग अरेंजमेंट ऑफ स्प्रे सिस्टम, और दूसरी होता है पूरा का पूरा जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसका ऊपर, उसका पोर्टेबिलिटी ऊपर डिपेंड करके होता है। अगला है रोटेटिंग हेड।
ठीक है। तो स्प्रिंकलर जो रोटेटिंग हेड में क्या होता है, राइजर के ऊपर जो नोजल लगा हुआ है, जो जिसे स्प्रिंकलर कहते हैं, वो रोटेट करता रहेगा और पानी को एयर में डिस्चार्ज करेगा, पूरा का पूरा एरिया को इरिगेट करेगा। ये रोटेटिंग टाइप हो रहा है। उसके बाद पार्कोलेटेड पाइप है। इसमें क्या है, एक पाइप एग्रीकल्चरल लैंड में जहाँ पे इरिगेशन हम कर रहे हैं, तो उस लैंड में क्या है, एक पार्कोलेटेड पाइप लेआउट कर दो और उस पार्कोलेटर में बहुत सारी छोटा छोटा की ऑरिफिस कंस्ट्रक्ट कर दो, थोड़ा यूनिफॉर्म स्पेसिंग में थोड़ा थोड़ा ऑरिफिस कंस्ट्रक्ट कर दो। उस ऑरिफिस के थ्रू पानी इसी टाइप का पानी अगर किसी पाइप के थ्रू अंडर प्रेशर वाटर जाएगा, तो अगर किसी जगह पे कोई ओपनिंग है तो ओपनिंग के थ्रू पानी ऐसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का स्प्रिंकलर आ जाएगा, जिसमें कोई राइजर का जरूरत नहीं होता। तो एस पार्कोलेटेड पाइप अगर बैठा दो, बहुत सारे पार्कोलेशन ओपनिंग है, पाइप के ऊपर ओपनिंग है, उस ओपनिंग के जरिए पानी पूरा का पूरा एरिया को इरिगेट कर देगा। ठीक है, इसलिए पार्कोलेटेड पाइप सिस्टम, इसमें कोई नोजल का कोई जरूरत नहीं है, जस्ट एक पाइप के ऊपर ओपनिंग कर दो। तो अगर पानी अगर उस पाइप के अंदर हाई प्रेशर में जाएगा तो पानी एज ए वाटर जेट बाहर आएगा। ठीक है, और ये छोटा छोटा आर्टिफिशियल रेन बन जाएगा, स्मॉल रेन ड्रॉप बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब इससे पत्तों में पानी देते हैं इसके लिए हाँ। पेड़ों? हाँ बोलो। मतलब हेलो सर, हाँ बोलो। तो ये जो परफोरेटेड पाइप सिस्टम है, तो इससे जैसे जो पानी जा रहा है तो इसके पेड़ के पत्तों में जाता होगा तो? हाँ, अच्छा। ऊपर पानी तो ऊपर पेड़ को, ये तो स्प्रिंकलर इरिगेशन को ये सिस्टम है ना, पानी को हम पेड़ के पत्ते के ऊपर भी भेजेंगे, तो पत्ते से क्या है, धीमे धीमे पानी आकर नीचे सॉइल में आएगा और थोड़ा थोड़ा करके तो सॉइल में रूट जोन में चला जाएगा और बाय रूट वो पानी आकर लेगा। उसके तो ये तो स्प्रिंकलर इरिगेशन का एक तो प्रॉपर्टीज है। अच्छा ठीक। रेन में क्या होता है, जब किसी एरिया में रेन होता है ना, तब क्या होता है, पानी तो डायरेक्ट पत्ते के ऊपर ही आएगा ना, लेकिन हाँ नहीं, ऊपर पत्ते से के आता पास है। जो भी ओपनिंग एरिया है, एक जमीन में तो सारा ऐसा तो नहीं है पूरा का पूरा पत्ता में गिर चुकी है, थोड़ा थोड़ा ओपनिंग एरिया भी होता है, तो जो ओपन स्पेस भी होता है, डायरेक्टली कुछ रेन ड्रॉप डायरेक्टली सॉइल में आकर गिरेगा, कुछ रेन ड्रॉप डायरेक्टली पत्ते के ऊपर आएगा नीचे आके जा रहा है। हाँ, ठीक है, इसी ये है प्रॉपर्टी, ये स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, ओके सर, ओके ठीक है सर। अब इधर पोर्टेबल सिस्टम, पोर्टेबल मतलब समझ रहे, जैसे कि हम इधर मूव कर सकते हैं, मूवेबल, जो मूवेबल रहेगा, पूरा का पूरा सिस्टम मूवेबल रहेगा। ठीक है, एक जमीन से हम दूसरे जमीन पर जो भी हम स्प्रिंकलर इरिगेशन में जो भी अरेंजमेंट है, लेटरल पाइप है, मेन पाइप, सब मेन पाइप, वो अगर हम मूवेबल है, एक जमीन पर इरिगेशन कर दिया, उसको मूव करके दूसरी जमीन पर ले गया, अगर मूवेबल है तो उसे पोर्टेबल सिस्टम कहते हैं। सेमी पोर्टेबल में क्या रहता है, इसमें क्या सिर्फ वाटर, जो पंपिंग प्लांट है, वाटर सोर्स और पंपिंग प्लांट, ये जो सेमी पोर्टेबल है, जिसमें क्या बाकी जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो पोर्टेबल है, लेकिन जहाँ पर पंप कर रहा है वाटर सोर्स और पंपिंग प्लांट वो फिक्स रहेगा, बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो पोर्टेबल रहेगा, तो उसे सेमी पोर्टेबल कहते हैं। सेमी परमानेंट में क्या होता है, हैज पोर्टेबल लाइन, परमानेंट मेन, पोर्टेबल लेटरल लाइन, परमानेंट मेन पाइप, सब मेन पाइप एंड स्टेशनरी वाटर सोर्स पंपिंग प्लांट। तो सेमी परमानेंट में क्या है, पंपिंग प्लांट, वाटर सोर्स, मेन लाइन और सब मेन पाइप, ये चीज परमानेंट रहेगा। बाकी जो लेटरल पाइप है और राइजर पाइप है उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, solid system has enough lateral to eliminate their movement. The lateral are positioned in the fixed early into the crops and remain for season. ठीक है, ये परमानेंट सिस्टम टाइप का होता है। परमानेंट सिस्टम में क्या होता है, पूरा का पूरा जो भी नेटवर्क है वो फिक्स्ड है, एक बार एक जमीन में कंस्ट्रक्ट कर दिया, बस उसी में रहेगा हर टाइम, वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द मूवेबल ऑफ द सिस्टम, ये बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, एग्जाम में आता है। ठीक है, स्प्रिंकलर का क्लासिफिकेशन क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, हर एक जो भी टॉपिक है, एक अलग अलग टॉपिक वो एग्जाम में पूछता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन का एडवांटेज क्या है, फेवरेबल कंडीशन क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। तो ये थोड़ा पढ़ लेना। तो इसी तो लेआउट है, ये मैंने पहले ही दिखा दिया। अब देखते हैं कंपोनेंट पाइप। ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन में सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट है। पहले पंपिंग यूनिट रहेगा,
ठीक है, पंपिंग यूनिट वाटर सोर्स रहेगा। उसके बाद मेन ट्यूबिंग मतलब पाइपिंग सिस्टम है, जैसे मेन पाइप रहेगा, सब मेन पाइप, लैटरल पाइप, ठीक है, इसी टाइप का होता है। ये पंपिंग यूनिट है। उसके बाद ट्यूबिंग, बाकी जो पाइप नेटवर्क है ये इसे ट्यूबिंग कहते हैं। उसका कापलर होगा, ये जंक्शन पाइप को ज्वाइन करने में काम आता है। उसके बाद स्प्रिंगलर हेड, जो नोजल को जो है जो रोटेट करके पानी एयर में डिस्चार्ज करेगा, उसे स्प्रिंगलर हेड कहते हैं। अदर एक्सेसरी जैसे बाल्ब, बेंड, ठीक है, प्लग, राइजर, जो भी कनेक्शन के लिए, जो भी प्लम्बिंग वहाँ पर पाइप कनेक्शन के लिए जो भी सामान का जरूरत है वो डिफरेंट एक्सेसरीज है, ठीक है। तो ये एकदम D2 सेम है, जैसे कि हम जब किसी सिटी में हम वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बैठाते हैं, उसमें जो जैसे जैसे पाइप चाहिए, इसमें भी उसी टाइप का बहुत सारी सब कुछ सेम ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत अलग है, जैसे यहाँ पर स्प्रे नोजल ये सब लगाना पड़ता है, लेकिन जो वाटर म्यूनिसिपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका जरूरत नहीं होता है, नोजल और स्प्रिंगलर का कोई जरूरत नहीं होता। ये डिफरेंस है, बाकी सब कुछ लेआउट वगैरह सब कुछ सेम ही है, ठीक है। तो ये 1 मिनट के बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन हो जाना, ठीक है, सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन हो जाना। तो हर एक कंपोनेंट का अलग अलग करके मैंने दिया है। जैसे कि पंपिंग सेट क्या करता है, जो पंप वाटर सोर्स से पंप को पाइप में भेजेगा, ठीक है, वो बाई प्रेशर, वो प्रेशर जनरेट करेगा, वाटर प्रेशर जनरेट करेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा मेन पाइप, ठीक है। मेन पाइप के जैसे जैसे मेन पाइप होता है, उसके बाद कापलर होता है। कापलर यूज फॉर कनेक्टिंग टू पाइप, दो पाइप को कनेक्ट करने के लिए वो कापलर यूज करता है, ठीक है। तो ये उसके बाद स्प्रिंगलर हेड इसी टाइप का होता है, स्प्रिंगलर हेड है, ठीक है, जो इस पे यहाँ पर नोजल लगा हुआ है और यहाँ पर पानी वाटर प्रेशर में आएगा, नोजल के थ्रू पानी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये स्प्रिंगलर हेड हो गया। उसके बाद डेब्रिज स्क्रीन, ठीक है। डेब्रिज स्क्रीन क्या है, जो मैंने जैसे बताया था, वाटर क्लीन होना चाहिए। अगर वाटर क्लीन नहीं होगा, वाटर बहुत सारे डेब्रिज अगर वाटर में रहेगा, तो क्या है, वो नोजल में अटक जाएगा, नोजल में, पंप में, ठीक है। और भी जो बेंड वगैरह है, पाइप नेटवर्किंग सिस्टम है, वो पूरा का पूरा सिस्टम को ब्लॉक कर देगा। तो इसके क्या कहता है, उस सिस्टम में एक डेब्रिज स्किन चाहिए, जिसमें क्या डेब्रिज स्किन में क्या होता है, पूरा डेब्रिज को जो भी इम्प्योरिटीज है वो पानी से अलग कर देगा। वन टाइप स्क्रीनिंग टाइप का होता है, जैसे हम वाटर सप्लाई में, वाटर ट्रीटमेंट में पढ़ा था, उसी टाइप का होता है, ठीक है। डेब्रिज वगैरह उसको सेपरेट कर देना है। उसके बाद आएगा डिसिल्टिंग बेसिन। डिसिल्टिंग बेसिन मतलब अगर कोई पानी में सिल्ट रहेगा, तो उस सिल्ट को पानी से अलग करने के लिए डिसिल्टिंग बेसिन काम करता है, ठीक है। वन टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन बेसिन टाइप का होता है, ठीक है। सेडिमेंटेशन क्या रहता है, पानी के अगर जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है, जैसे कि इनऑर्गेनिक सिल्ट, इनऑर्गेनिक क्ले और इनऑर्गेनिक जो भी सैंड पार्टिकल है, वो वहाँ पर बाय ग्रेविटी सेटल हो जाता है। किसी भी टाइप के यहाँ पर एक डिसिल्टिंग बेसिन है, जिसमें क्या होता है, जो भी सिल्ट वगैरह है पानी के अंदर, वो वहाँ पर सेटल हो जाता है और क्लियर पानी ऊपर से बाहर आता है। ये कंपोनेंट है। उसके बाद बूस्टर पंप, अगर कोई एरिया में अगर ज़्यादा पंप में वाटर प्रेशर नहीं आ रहा है, तो क्या दूसरी पंप लगाना पड़ता है। जो भी वाटर सोर्स में जो पंपिंग सिस्टम है, उस पंप अगर ज़्यादा पावर नहीं दे पा रहा है, तो उसके क्या दूसरी पंप लगा के उसको बूस्टर करना है, ठीक है। मतलब बूस्टर वर्ड से तुम समझ सकते हो पानी को, ठीक है। तो बूस्टर पंप के जरिए हम हाई प्रेशर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक ऑफ बल्ब, अगर किसी एरिया में ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, तो उसके क्या होता है, एक टेक ऑफ बल्ब के जरिए हम पानी को दूसरी डायरेक्शन में हम डाइवर्ट कर सकते हैं, ठीक है, टेक ऑफ कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा कंट्रोलिंग सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द एरिया ऑफ लैंड, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स इन द एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। फ्लो कंट्रोल डिवाइस, फ्लो कंट्रोल बाल्ब के जरिए हम फ्लो वाटर जो डिस्चार्ज है, वाटर डिस्चार्ज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी एक जमीन पे तो किस एरिया में पहले इरिगेट होता है कि बाद में इरिगेट हो जाता है, तो जिस एरिया में पहले इरिगेट हो चुका है, उसमें हम फ्लो कंट्रोल बाल्ब के जरिए हम बंद कर देंगे, पानी सप्लाई बंद कर देंगे, दूसरी एरिया में सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसी ये सारा फ्लो कंट्रोल डिवाइस होना जरूरी है, ठीक है। तो फ्लो कंट्रोल डिवाइस के जरिए हम पूरा का पूरा एरिया को हम वन बाय वन हम इरिगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, ठीक है। हम तो जैसे मैंने वाटर के साथ हम फर्टिलाइजर को हम मिक्स करके उसके बाद पूरा का पूरा एरिया में फर्टिलाइजर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए
स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, और डिजाइन के लिए कुछ जनरल रूल है, एक बार देख लेना बस, और कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बार देख लेना। ठीक है, तो अब हम ड्रिप इरिगेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले ये बताओ, ये जो अब तक किसी का कोई क्वेश्चन आया है मन में इसके बारे में? सब कुछ क्लियर हो गया ना? क्या है नहीं सर, अभी तो क्लियर है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट मेथड है, जो लास्ट मेथड है, उसके बाद आएगा ड्रिप इरिगेशन मेथड। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन में क्या है, इसमें डायरेक्ट प्लांट का जो जड़ है, डायरेक्ट जड़ में टिप प्लांट का रूट जोन में हम वाटर को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये दो इरिगेशन, दो मेन डिफरेंस है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में हम पानी ऊपर से, हम पत्ते के ऊपर जो क्रॉप्स वगैरह का उसके पत्ता के ऊपर पानी फेंक रहा है, ऊपर से आकर एज ए आर्टिफिशियल डैम। और ड्रिप इरिगेशन में क्या है, इंडिविजुअल जाकर हर एक जो प्लांट है, प्लांट के रूट जोन में जाकर हम पानी अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, जैसे पहले एक स्टूडेंट ने बताया कि हम पानी डायरेक्टली रूट जोन में आएगा। ठीक है, तो इस ड्रिप इरिगेशन में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पानी को पाइप के जरिए पानी को हम डायरेक्टली रूट जोन में अप्लाई करेंगे। रूट जोन में सरफेस में, नॉट सब सरफेस, ये भी सरफेस इरिगेशन है। ठीक है, इसी टाइप का होता है ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, हर ये जो ये किसान देखो, ये जो ड्रिप इरिगेशन हो रहा है ना, पानी कह रहा है, ये जो पौधे हैं, ये जो क्रॉप्स का पौधे हैं, ये पौधे के ऊपर डायरेक्टली रूट जोन में वो पानी को अप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये जो पाइप है, ये पाइप के जरिए बहुत सारी लेटरल पाइप निकल आई है, और हर एक जो यहाँ पर लेटरल पाइप के जरिए हर एक जो पौधे है, उस पौधे के डायरेक्ट रूट जोन में पानी अप्लाई करें। या फिर पाइप के पास एक पार्कुलेशन ओपनिंग है, इस ओपनिंग के जरिए पानी इधर, ये जो हर एक जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स के प्लांट के रूट जोन में वाटर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर रूट जोन में वाटर आ रहा है। ठीक है, तो पाइप के जरिए डायरेक्टली रूट जोन में हम वाटर अप्लाई कर रहे हैं। ये नॉट ए स्प्रिंकलर फॉर्म। ये मेजर डिफरेंस है, इसे ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं। इसमें वाटर रिक्वायरमेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन से भी कम है। ठीक है, अगर कोई एरिया में वाटर का ज़्यादा संकट है, ज़्यादा स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, वाटर मिल ही नहीं रहा है किसी एरिया में, तो उस एरिया में हम ड्रिप इरिगेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ही लेस है। क्योंकि पूरा का इस इरिगेशन में तुम अगर पूरा का पूरा सरफेस को भिगाने की कोई जरूरत नहीं होता। ठीक है, सिर्फ रूट जोन में वाटर अप्लाई होता है। मैं ये मान लो पूरा का 100% से 50% अगर हो सकता है 30% एरिया भीगा हुआ है, बाकी एरिया ऐसे रहे, उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो पानी तो अगर सोच सकते हो, पानी बहुत ही कम लगेगा, बहुत ही कम पानी से ये पूरा का पूरा एरिया को इरिगेट कर देगा। तो ये बहुत ही वाटर सेविंग इरिगेशन सिस्टम है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ा ड्रिप इरिगेशन के बारे में लिखा है। ठीक है, इसमें क्या है, देयर इज इवापोरेशन लॉस कम होता है। ये वाटर यूज 10% ऑफ द फ्लडिंग सिस्टम में जितना वाटर चाहिए उतने उससे 10% ऑफ वाटर से ये इरिगेशन काम चल जाएगा। तो बाद 90% वाटर सेविंग हो रहा है यहाँ में। ठीक है, तो बहुत ही कम वाटर है। ठीक है, तो और एक ये आ गया, इस सिस्टम में क्या है, हम पानी को डायरेक्टली हम रूट जोन में अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो जितना उसके लिए हम जितना उस प्लांट के लिए जितना पानी जरूरत है, डायरेक्टली करेक्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इरिगेशन इवापोरेशन लॉस नहीं होता। ठीक है, डायरेक्टली रूट जोन में अप्लाई होता है। स्पिनर में क्या होता है, थोड़ा इवापोरेशन लॉस रहता है कि स्पिनर में क्या होता है, पानी नोजल से निकल के उसके बाद एयर में जाएगा, एयर से थोड़ा बाय ग्रेविटी नीचे आकर पत्ते में गिरेगा, पत्ते से आकर सरफेस में गिरेगा। तो ये जो टाइमिंग सिस्टम है, नोजल से निकलते हुए एकदम ग्राउंड सरफेस में आने से इस टाइमिंग के बीच पानी को थोड़ा पानी इवापोरेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन ड्रिप इरिगेशन में क्या है, इसको इवापोरेशन का पूरा एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्टली रूट जोन में हम वाटर को अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्टली जड़ में वाटर अप्लाई हो रहा है, तो इसके इवापोरेशन लॉस बहुत ही कम है। इसमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, लो प्रेशर है। ठीक है, इरिगेशन इफिशियंसी भी हाई है, 80%, लगभग 80% से ऊपर इरिगेशन इफिशियंसी है। ठीक है, ये बहुत सारी
की पॉइंट है इरिगेशन, डीप इरिगेशन सिस्टम। इसी टाइप का होता है। ये मान लो ये आलू वगैरह है, ये आलू का एक खेत है, इसमें बहुत ये हर एक जो यहाँ पर जो लेवी बना हुआ है, ठीक है, तो इस लेवी के जरिए थोड़ा एक पाइप निकल के जाकर उस पूरा रूफ जोन में हम वाटर के अप्लाई करते हैं। ये पाइप के ऊपर ओपनिंग रहता है, ओपनिंग के जरिए पानी रूफ जोन में आ जाता है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका लेआउट क्या है। इसी टाइप का होता है लेआउट। पूरा एक यहाँ पे क्या होता है, एक वाटर सोर्स रहता है, वाटर सोर्स के साथ एक पंप लगा देता है हम, ठीक है, और पंप के जरिए हम यहाँ पर एक सैंड सेपरेटर और हाइड्रोसाइक्लोन, ठीक है, ये सैंड सेपरेटर, अगर वाटर में अगर सैंड पार्टिकल रहेगा, ठीक है, तो उसको सेपरेट करने के लिए जैसे कि साइक्लोन सेपरेटर का नाम सुना है कभी किसी ने? किसी को बोल सकते, किसी को आइडिया है क्या सर, किस चीज का? साइक्लोन सेपरेटर के बारे में किसी को कुछ आइडिया है? नो सर, पता नहीं सर। इसमें क्या होता है, साइक्लोन पता सर खाली। साइक्लोन सेपरेटर एक डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है, एयर से पार्टिकुलेट मैटर को हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि हम देखा है ना, हम दिल्ली का मान लो, दिल्ली एयर बॉडी में एक्यूआई इंडेक्स में क्या होता है, PM 2.5 का प्रीडोमिनेंट पार्ट में एयर पोल्यूटेंट है, PM 10 है, तो PM 10 PM 2.5 ये सब के बारे में कुछ आइडिया है सबको, किसी को? यस सर। PM 10 क्या होता है बताओ सर ये हो गया माइक्रोस्कोपिक, ये मीटर है, वो लेंथ है सर, डायमीटर पार्ट्स पर मिलियन। PM 10 होता है पार्ट्स पर मिलियन सर, ppm। प्लीज अपने आप को जो बोल रहा है, ये बोल रहा है जिसका आवाज आ रहा है ना, म्यूट कर दो। ये पार्टिकुलेट मैटर जनरली क्या होता है, तो वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, लेकिन वो उसका डायमीटर जनरली 10 माइक्रोन से कम होता है, ठीक है। ये पार्टिकुलेट मैटर है, ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है। जनरली हम क्या होता है, कंस्ट्रक्शन से बहुत सारे आता है, कंस्ट्रक्शन से बहुत सारे जो भी सील्ड वगैरह, जो भी क्ले पार्टिकल भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब कुछ मिला के वहाँ पे और भी मेटल आ सकता है, कि कोई भी मेटल आ सकता है, जैसे कि आर्सेनिक वगैरह आ सकता है, लेड वगैरह आ सकता है, निकल वगैरह आ सकता है। तो जिस पार्टिकल का डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा कम है, तो उसको हम PM 10 पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। और PM 2.5 कहता है किसी पार्टिकल का साइज अगर 2.5 माइक्रोमीटर से कम है, तो उसको PM 2.5 कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लीडिंग पार्टिकुलर एयर पोल्यूशन का मेन पार्टिकुलेट मैटर है, ठीक है। ये इसको सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है ये, ठीक है। ये जो हम खांसी वगैरह, सर वो PM AM क्या बोलते सर, एक बार दोबारा बताना वो? PM 10 और PM 2.5 बोला है। PM 10 में जो पार्टिकुलेट मैटर, PM का मतलब पार्टिकुलेट मैटर हो सकते हैं, ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है, ठीक है। जिस चीज का पार्टिकल का डायमीटर 10 माइक्रोन से कम होगा, उसको हम PM 10 पार्टिकल कहते हैं। और जिस पार्टिकल का डायमीटर 2.5 माइक्रोन से कम होगा, उसका हम PM 2.5 पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। इसके ये एयर पोल्यूशन का एक लीडिंग पोल्यूटेंट है, ठीक है। तुम अगर वही किसी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा होगा, हमारे मेट्रो स्टेशन में लगा हुआ है, ठीक है, तो देखोगे अगर PM 10 PM 2.5 ये सब लीडिंग कंपाउंड है। ये बहुत ही प्रीडोमिनेंट एयर पोल्यूटेंट मैटर है। ये मैक्सिमम जनरली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से आता है, ठीक है। और ये रोड वगैरह है, रोड में अगर मान लो एक रोड में गाड़ी चल रहा है, तो गाड़ी की जो पहिया है, गाड़ी का जो व्हील है, उस व्हील के जरिए वहाँ पर जो रोड के ऊपर जो भी सैंड पार्टिकल है, जो भी पार्टिकल है, वो क्या होता है, छोटा होता जाता है, ठीक है। जब बार बार उसके ऊपर गाड़ी का जो पहिया है, गाड़ी का जो व्हील है, तो उस व्हील अगर उसके ऊपर गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके ऊपर चलेगा, तो क्या होगा, पार्टिकल थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके छोटा छोटा पार्टिकल फॉर्म हो जाएगा। तब उसका डायमीटर PM 10 माइक्रोन से कम हो जाएगा। जब किसी पार्टिकल का डायमीटर 10 माइक्रोन से कम हो जाएगा, तो उसको PM 10 पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप का होता है, उसको हम उस अगर ये हो गया PM 10 पार्टिकल, तो उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, तो एयर को क्लीन करेंगे। मान लो किसी एयर में PM 10 पार्टिकल है, तो उसको हम एयर से कैसे प्यूरिफाई करेंगे, ठीक है।
तो उस प्यूरिफाई करने के लिए एक डिवाइस है जिसका नाम है साइक्लोन सेपरेटर, ठीक है। साइक्लोन सेपरेटर में क्या होता है, वो साइक्लोन जैसे होता है ना, घूमता रहता है। जब साइक्लोन में क्या होता है, पूरा का पूरा जो एयर है घूम सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर किसी फॉर्म में घूमता रहता है, ठीक है। वो बहुत ही हाई हाई विंड स्पीड से घूमता रहता है। तो इसमें कि साइक्लोन सेपरेटर में क्या होता है, जो भी पोल्यूटेंट, जो भी एयर पोल्यूटेंट जो एयर है, उसमें क्या होता है, साइक्लोन सेपरेटर में जाएगा, वो बहुत हाई स्पीड में घूमेगा। जब हाई स्पीड में घूमेगा तो उसके अंदर जो भी पार्टिकुलर मैटर है वो नीचे सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक उसको एयर से पार्टिकुलर मैटर को सेपरेट करने के लिए तरीका है साइक्लोन सेपरेटर। उसी टाइप क्या है, यहाँ पर है हैंड ऑपरेटेड हाइड्रोसाइक्लोन सेपरेटर है, जिसके जरिए पानी को हम पानी से हम पार्टी जो भी पार्टिकुलेट मैटर है पानी से हम उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। कुछ आइडिया हुआ पार्टिकुलेट मैटर के बारे में, उस सेपरेशन के साइक्लोन सेपरेटर के बारे में? यस सर ठीक है, ओके सर। तो उसके बाद क्या है, पानी क्या, यहाँ पर एक फिल्टर यूनिट रहेगा, ठीक है। प्रेशर क्या जाएगा, एक फिल्टर यूनिट रहेगा। फिल्टर के जरिए जैसे कि हम वाटर सप्लाई में फिल्टर यूज करते हैं, उसी टाइप का ये फिल्टर का सेम काम है, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन करना, फिल्टर करना, ठीक है। तो फिल्टर करके पानी को हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भेजते हैं। ये जो पूरा है, पूरा इसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मेन पाइप रहता है, मेन पाइप, लेटरल पाइप, ब्रांच पाइप, ठीक है। तो हर एक पौधे को, हर एक जो पौधे रहता है, क्रॉप प्लांट होता है, उस प्लांट का हर एक प्लांट के पास एक ओपनिंग होता है, ठीक है। एक ओपनिंग होता है, उस ओपनिंग के जरिए पानी डायरेक्टली रूट जोन में आकर गिरता है, ठीक है। ये लेटरल बाल्व है, ठीक है। ये जो बाल्व है, बहुत सारे बाल्व है। बाल्व का क्या काम है, फ्लो को कंट्रोल करना है, बाल्व का काम है, ठीक है। ये डीपर इमीटर बोलते हैं, जो भी ओपनिंग होता है उसे डीपर कहते हैं, इसलिए इसका नाम है डीप इरिगेशन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लेआउट है डीप इरिगेशन सिस्टम का। तो स्पिलर इरिगेशन का लेआउट और डीप इरिगेशन का लेआउट दोनों अलग अलग से समझ में आ गया ना सबको? यस सर। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या है, हर एक अलग पॉइंट हमें यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। जो जैसे कि यहाँ पर सिस्टम में मेन पाइप होता है, ड्रॉप पाइप, जो भी मैंने बात बोला है वो ये लिख के दिया है, एक बार देख लेना बस, तो कुछ नहीं। ये दूसरी टाइप का होता है, ये सेम टाइप का है। दूसरी टाइप में बहुत सारी जो भी पंपिंग वगैरह है वो यहाँ पर लेआउट ऑफ डीप इरिगेशन सिस्टम। अब देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं, ठीक है। एडवांटेज में क्या होगा, मैक्सिमम यूज ऑफ अवेलेबल वाटर को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वेस्टेज बहुत कम है। नो वाटर बीइंग अवेलेबल टू वीड्स, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड में क्या होता है, बहुत सारी वीड जनरेट हो जाता है, ठीक है। जो जिस मान लो कुछ जगह पे खाली जगह रख रहा है एग्रीकल्चर लैंड में, जब कोई भी पौधे छोटा होता है ना, तो बहुत सारी ओपन खाली स्पेस रहता है एग्रीकल्चर लैंड में। तो उस खाली स्पेस में अगर पानी गिरेगा तो उसमें बहुत सारी वीड वगैरह ग्रो होता है। वीड को पता है ना, वीड क्या होता है, जो अनवांटेड प्लांट जो उग जाते हैं, अनवांटेड प्लांट उग जाता है, राइट, एकदम राइट। तो अनवांटेड प्लांट होता है, अगर कि खाली एग्रीकल्चरल लैंड में क्या होता है, अनवांटेड प्लांट आ जाएगा। तो अगर हम पानी को डायरेक्टली हम जिस क्रॉप को रूट जोन में अप्लाई करेंगे, तो जो खाली जगह पे उसमें पानी नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर वो जो अनवांटेड प्लांट है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए उसको हटाने के लिए कोई लेबर कॉस्ट की जरूरत नहीं होता। तो ये डीप इरिगेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। उसके बाद आएगा मैक्सिमम क्रॉप यील्ड इसमें मैक्सिमम होता है। इफिशियंसी हाई होता है, ठीक है। लेबर रिलेटिवली लो कॉस्ट होता है, ठीक है। सॉइल इरोशन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। इसमें इम्प्रूव इनफिल्ट्रेशन इन द सॉइल लो इंटेक, ठीक है। इसमें रन ऑफ का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जिसमें जैसे कि स्प्रिंकलर में वाटर रन ऑफ नहीं होता, पानी सरफेस के ऊपर से बह नहीं जाता, ठीक है। इसमें भी पानी सरफेस के ऊपर से बह नहीं जाएगा, रन ऑफ नहीं होगा। व्हाट इज रन ऑफ? रन ऑफ में जब हाइड्रोग्राफ पढ़ाऊंगा तो रन ऑफ बोलूंगा, ठीक है। उसके बाद आएगा लेस इवापोरेशन लॉस कम होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी एडवांटेज रहता है डीप इरिगेशन में। उसके बाद इसका बहुत सारे उसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। इसके क्या होता है,
हाई स्किल रिक्वायरमेंट फॉर डिजाइन, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरा का पूरा जो नेटवर्क है उसको डिजाइन करने के लिए स्किल लेबर की जरूरत होता है। इसका कॉस्ट जनरली ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसके एक सेलिनिटी 1000 रहता है, ठीक है। उसके लिए एक सेलिनिटी वाटर सेलिनिटी लॉगिंग का प्रॉब्लम रहता है इसमें, ठीक है। ये सेंसिटिविटी टू क्लॉगिंग, ठीक है। उसमें क्या होता है पानी के, ये क्या होता है इस सिस्टम में क्या होता है, जमीन का जो एयर सर्कुलेशन सिस्टम है वो थोड़ा क्लॉगिंग हो जाता है, ठीक है। अगर तुम देखोगे किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड में पहले जमीन को ट्रैक्टर से पहले जमीन को खोदना पड़ता है, ठीक है। चार्ज देना पड़ता है। किसी भी हम एग्रीकल्चर जो भी क्रॉप्स वहाँ पर लगाने से पहले हम जमीन को अच्छे से हम क्या करेंगे, उसको खुदाई करके, उसको जो प्लाव करके, ठीक है, उसको प्रिपेयर करेंगे। क्यों करते हैं, किसी को पता है, कोई बोल सकते हैं? हेलो, क्या बोल रहे सर? मिट्टी उपजाऊ बनाते होंगे उससे। तो मिट्टी उपजाऊ कैसे होता है? मान लो किसी भी फसल हम उसको एग्रीकल्चरल लैंड में लगाने से पहले हम मिट्टी को क्या करते हैं, तो ट्रैक्टर के जरिए हम मिट्टी को यूज करते हैं ना, प्लाव करते हैं ना, उसे प्लाविंग कहते हैं ना, ठीक है। ऐसे प्लगिंग करते हैं या जुताई करते खुदाई हैं? करते हैं। तो हाँ, फुलाएंगे और जुताई जो करते खुदाई फुलो। करने का क्या, क्यों करते हैं? मुझे बहुत सारी पॉइंट है, 1-2 पॉइंट बताओ। तो ये भी है कि अपना मिट्टी का जो सॉइल अपना में एक बात है, पहले ग्रेनुलर फॉर्म में आ जाता है सर। उसमें सीड का अपना बोइंग अच्छे से हो पाता है सर। बोइंग जैसे होता है और हार्ड सरफेस हो जाता है ना, हाँ, एक हाँ, क्रॉप होने के बाद वो हार्ड सरफेस में कब हो जाता है, तो हाँ, उसको हाँ। सॉफ्ट किया जाता है ग्रेनुलर और एक बात है, एक साइंटिफिकली अगर बोलोगे तो इरिगेशन। उसमें मैं एक बात एयर बोल रहा एंट्रेंस हूँ, हो जाता है। ठीक है। एक बार यहाँ एयर एंट्रेंस होता है, राइट, एकदम राइट। क्योंकि हर प्लांट के लिए एयर सर्कुलेशन जरूरी है। प्लांट में अगर एयर सर्कुलेशन बंद हो जाएगा ना, तो प्लांट का जो क्रॉप्स है वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा पार्मिएबिलिटी गेन कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसीलिए एयर सर्कुलेशन और जरूरी है। तो अगर इस सिस्टम में क्या होता है, थोड़ा उस एयर सर्कुलेशन को क्लॉग हो जाता है। जो भी वॉइड वगैरह है मिट्टी में, अगर मिट्टी के अंदर, मिट्टी के पास जो भी क्लॉगिंग सॉरी जो भी वॉइड वगैरह है वो थोड़ा क्लॉगिंग हो जाता है। ये एक डिसएडवांटेज है। तुषार ने रेज हैंड किया, बताओ तुषार क्या बात बोलना है? तुषार, कुछ बोलना है तुषार? ओके, थैंक यू। ठीक है, ये सुटेबिलिटी मैंने ऑलरेडी बोल दिया, जिस एरिया में ज़्यादा वाटर संकट है, वाटर स्कार्सिटी है, उसमें सही है। ये जनरली ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए जनरली सही रहता, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ टोपोग्राफिकल फीचर, इरेगुलर फीचर अगर टोपोग्राफी हो उसमें ये सुटेबल है, ठीक है। ये सुटेबल फॉर क्रॉप्स, इंडिविजुअल प्लांट लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम वन अदर, जैसे कोकोनट हो गया, मैंगो, बनाना, ये जो फसल है इसके लिए ये बहुत ही सुटेबल है। गार्डन क्रॉप्स के लिए ये जनरली बहुत सुटेबल है। इसमें इट इज सुटेबल फॉर लैंड हैविंग वाटर। अगर किसी लैंड में वाटर लॉगिंग का जो प्रॉब्लम होता है, उसी लैंड में भी इसके लिए थोड़ा बहुत सुटेबल होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिमिटेशन वगैरह, सुटेबिलिटी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन। अब देखते हैं डिफरेंट कंपोनेंट। तो पहले क्या किसके कंपोनेंट है, पहले एक वाटर सोर्स होना चाहिए, एक कंपोनेंट है। उसके बाद पंपिंग सिस्टम होना चाहिए, वाटर को पंपिंग करने के लिए, हाई प्रेशर जनरेट करने के लिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आएगा, उसके बाद ड्रिप ट्यूब आएगा, उसके बाद इंजेक्टर आएगा और फिल्ट्रेशन सिस्टम आएगा। क्योंकि अगर फिल्टर का एक मैंने लेआउट में देखा है, ये सारा कंपोनेंट लेआउट में देखा, तो ये सारा कंपोनेंट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में होना चाहिए। तो उसको एक एक करके देखा है। पहले पंप और ओवरहेड टैंक का क्या काम है, ठीक है। पाइप के अंदर हाई प्रेशर जनरेट करना, ठीक है। तो वो वाटर को हाई प्रेशर में पाइप के अंदर भेजेगा और पाइप के जरिए वो पूरा का पूरा एरिया को हम जो पर रिक्वायरमेंट है, पानी का रिक्वायरमेंट है, उसमें उसी जगह पे चला जाएगा।
ये फार्म पर ओवरहेड टैंक में ये काम है। उसके बाद फिल्टर का काम है उसको वाटर को क्लीन करना, जो भी इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करना, ठीक है, जैसे ग्रेविटी फिल्टर हो गया, स्क्रीन फिल्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी बाल्ब है, रिलीफ बाल्ब, रेगुलेटर, बाईपास अरेंजमेंट, ठीक है, चेक बाल्ब और नॉन रिटर्न बाल्ब, ठीक है। चेक कोई बता सकते हैं चेक बाल्ब का क्या काम होता है? सर पानी एक तरफ आ गया तो दूसरी तरफ फ्लो ना करे, रिवर्सिबल जो फ्लो होता है उसको रिवर्सल फ्लो को रोक देता है। उसको रोकने के लिए। हाँ। उसके बाद रिलीफ बाल्ब है, जिसमें कि अगर किसी रिलीफ बाल्ब के क्या काम है, अगर मान लो किसी कारणवश कोई जगह पे कोई पाइप में बहुत सारे हाई प्रेशर जनरेट हो गया, बहुत हाई प्रेशर जनरेट हो गया, तो उस प्रेशर को रिलीव करने के लिए, प्रेशर को थोड़ा कम करने के लिए ये बाल्ब यूज होता है। कभी कभी होता है ना, कभी कभी होता है किसी कुछ पाइप में हाई प्रेशर आ जाता है, तो उस हाई प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। उसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो रहेगा मेन पाइप रहेगा, सब मेन पाइप रहेगा, डिफर रहेगा, बाल्ब रहेगा, वाटर मीटर रहेगा, ठीक है, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अंदर रहेगा, ठीक है। जैसे मेन पाइप है तो मेन पाइप पीवीसी पाइप होता है, एचडीपी पाइप होता है, ठीक है। इसी तरह का जो मार्केट में अवेलेबल है वो हम ले सकते हैं। मेन पाइप जैसे सब मेन पाइप होता है, लेटरल पाइप, ठीक है, ये सब पानी नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पार्ट है। डिपर है, जो भी ओपनिंग वगैरह है जिसे हम डिपर कहते हैं, ठीक है। इमीटर और डिपर होता है, ठीक है। तो जिसके जरिए पानी डायरेक्टली रूट जोन में आएगा, पाइप से रूट जोन में आएगा, जिसके थ्रू उसे डिपर और इमीटर कहते हैं, ठीक है। इसके भी बहुत सारा टाइप है, मार्केट में अवेलेबल है, इसी टाइप का होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीप इरिगेशन, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट पाइप है, ठीक है। एक बार करके देख लेना वहां से। तो अब बताओ, ये पूरा डीप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन समझ में तो आ गया क्या है? यस सर, बढ़िया। ओके, तो हम मेथड ऑफ इरिगेशन आज ही लास्ट क्लास है मेथड ऑफ इरिगेशन का। आज नेक्स्ट क्लास में हम वाटर रिक्वायरमेंट चले जाएंगे, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, उसमें एक थ्योरी भी है, एक मैथमेटिक्स भी आएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग अटेंड करना, ठीक है, सबको बोल देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलो सर। हाँ बोलो सर, आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिस पार्टिकल का डाया जो था आपने बताया 2.5 माइक्रोन से कम है तो PM 2.5 मेथड है, हाँ, और जिस पार्टिकल का डाया 10 माइक्रोन से कम था वो PM 10 मेथड था, है ना? हाँ। तो सर वो साइक्लोन मेथड ही बताया था, उसके बाद वो क्या बताया था साइक्लोन मेथड में? साइक्लोन उसको रिमूव करने की तरीका है, उसको पार्टिकुलर मैटर किसी एयर में आएगा ना, तो उस पार्टिकुलर मैटर को एयर से रिमूव कैसे करेंगे, उस रिमूव करने का जो टेक्निक है वो साइक्लोन सेपरेट में होता है, ठीक है। साइक्लोन सेपरेट पार्टिकुलर मेथड को मतलब एयर से रिमूव करने का एयर से पार्टिकल को रिमूव करना है, पार्टिकुलर मैटर है वो, पार्टिकल को एयर अच्छा, से एयर से रिमूव करना पार्टिकल है, रिमूव, समझ जब में आया? पार्टिकल को रिमूव करना है एयर से उसको साइक्लोन मेथड कहते हैं। उसको बहुत सारी मेथड है, पार्टिकल को एयर से रिमूव करने के लिए बहुत सारी मेथड है, उसमें से एक मेथड है साइक्लोन सेपरेटर मेथड, साइक्लोन सेपरेटर मेथड। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। उसमें अगर एयर पोल्यूशन में आएगा, तुम अगर किसी को इंटरेस्ट है पोल्यूशन का, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, तो वो इसमें ये आया क्लास में ये बहुत सारी डिटेल्स में पढ़ाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, जो भी हम बहुत सारे पहले क्लास से हम अभी तक बहुत सारी मेथड पढ़ चुके हैं, बहुत सारी इरिगेशन मेथड पढ़ चुके हैं, तो कौन सी इरिगेशन मेथड सिलेक्ट करेंगे, वो सिलेक्शन कौन सी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, ये ओके सर, ठीक। ये सारा पॉइंट आएगा। जैसे कि कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ द इरिगेशन सिस्टम, जो भी सिस्टम हम अडॉप्ट करेंगे वो उस एरिया के लिए कॉम्पेटिबल है कि नहीं, वो देखना जरूरी है। उसके बाद टोपोग्राफिकल, कौन सी टोपोग्राफी है, जैसे कि इरेगुलर टोपोग्राफी है तो अब हम स्प्रिंकलर और डीप इरिगेशन अप्लाई कर सकते हैं, उसमें क्लाडिंग नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो हम कौन सी टोपोग्राफी का, अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी ऑफ द एरिया हम इरिगेशन सिस्टम को, इरिगेशन मेथड को हम चूज कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट, ये तो मेन बात है, पहले कॉस्ट को हम ध्यान में रखना है, हर जो भी चीज़ हम करना है उसके वो कॉस्ट इफेक्टिव करना चाहिए, इकोनॉमिक करना चाहिए, क्योंकि सिविल इंजीनियर का काम है हर सारा का सारा जो भी काम आएगा, जो भी प्रोजेक्ट है सबको इकोनॉमिक करो। इकोनॉमिक मतलब जितना ज़्यादा हो सके कॉस्ट कमाओ, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे की बात आ जाता है। उसके बाद आएगा टाइप ऑफ सॉइल, कौन सी टाइप का सॉइल है, जैसे कि परमेबल सॉइल है तो उसमें स्प्रिंकलर अच्छा होगा, जैसे कि मीडियम टाइप का सॉइल है उसमें फ्लडिंग अच्छा होगा, ठीक है। तो इसमें टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड करके हम इरिगेशन मेथड चूज कर सकते हैं। उसके बाद वाटर सप्लाई, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जिसमें अगर कोई किसी एरिया में वाटर बहुत ही कम है, वाटर का बहुत क्राइसिस है, तो उस एरिया में हम ड्रिप इरिगेशन अप्लाई कर सकते हैं।
और किसी एरिया में वाटर बहुत ज़्यादा है तो उसमें हम फ्लडिंग हम एडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्रॉप के ऊपर भी डिपेंड करेगा इरिगेशन मेथड, ठीक है, कौन सी क्रॉप हम एग्रीकल्चर लैंड में क्रॉप हम लगा रहे हैं, कौन सी फसल हम वहाँ पर लगा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके हम इरिगेशन मेथड चूज कर सकते हैं। उसके बाद अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, अगर मान लो किसी एरिया में हम डीप इरिगेशन पेपर कर दिया लेकिन उस डीप इरिगेशन के लिए जो भी हम टेक्नोलॉजी है उस एरिया में नहीं है तो वो कैसे करेगा, ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगा इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द विद इरिगेशन, तो हम बहुत सारी मेथड इरिगेशन जो मेथड है बहुत सारे 10-15 मेथड है, ठीक है, तो कौन सी प्रीवियस एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके हम उस साल डीप इरिगेशन इस एरिया में डीप इरिगेशन पिछले साल एडॉप्ट किया था लेकिन अच्छा रिटर्न नहीं आया तो उसका हम दूसरी के लिए हम एडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें पेपर नहीं कर सकते, तो उसके लिए प्रीवियस जो डाटा है प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है उसको उसमें भी ध्यान में रखकर उसके बाद हम इरिगेशन मेथड को अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद लेबर रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, लोकल ट्रेडिशन, कुछ एरिया में लोकल ट्रेडिशन और स्किल लोकल जो भी अवेलेबिलिटी स्किल है लोकल लोगों को पता होना चाहिए कौन सी इरिगेशन मेथड है। जैसे कि हम स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड, तो क्या होता है किसी एरिया के लोग किसानों को पता नहीं है स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है, कैसे काम करता है, क्या करना है नहीं करना है, तो उस एरिया में अडॉप्ट नहीं कर सकते। पहले उस एरिया को हम स्किल करना है, उसके बारे में बताना है, उसके बाद हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये सारा पॉइंट ध्यान में रखना, उसके बाद हम इरिगेशन मेथड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया टोटल मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है, और इंट्रोडक्शन हो गया, मेथड ऑफ इरिगेशन हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे